हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल BAMS लर्नर्स। आज हम बात करने वाले हैं रसशास्त्र की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेशन जिसका नाम है पंच अमृत परपटी। पंच अमृत परपटी किसके अंडर आता है? परपटी रसायन के अंतर्गत आता है ये। इसका रेफरेंस है भेषज रत्नावली रोग अधिकार, गृहिणी रोग अधिकार। अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे। इसको याद करने की ट्रिक है, पीजी को लात मारी पंच परपटी ने। जब भी हम फॉर्मुलेशंस को ट्रिक से याद करेंगे ना, तो हम उसका एग्ज़ाम टाइम पे बहुत अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे। तो ऐसे ही मैं हर एक फॉर्मुलेशन के लिए तुम्हारे लिए ट्रिक लेकर आऊँगी, जिससे एग्ज़ाम में तुम जैसे ही फॉर्मुलेशन देखो फ़ौरन तुम्हारे माइंड में सारी कॉम्पोजिशन आ जाएगी। अगर हमें कॉम्पोजिशन ही याद नहीं होगी एग्ज़ाम में, तो आगे के हम फॉर्मुलेशन कैसे लिखेंगे? तो ऐसे ट्रिक से याद करते हैं। पी से पारद, जी से गंधक, एल से लौह भस्म, ए से अभ्रक भस्म, टी से ताम्र भस्म। अब हम देखेंगे इसकी निर्माण विधि। निर्माण विधि के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने पारद था इसमें और क्या था, गंधक था। तो पारद और गंधक से माइंड में क्या आता है कि जब वहाँ पारद और गंधक होते हैं वहाँ हम क्या बनाते हैं, कज्जली बनाते हैं। राइट। तो कज्जली बनाने के लिए क्या करते हैं, पारद लेते हैं और गंधक हम लेते हैं एक खल्व यंत्र में। उसके बाद हम उसको मर्दन करते हैं, बहुत अच्छे से मर्दन करते हैं उसका हम। और मर्दन कब तक करते हैं, जब तक कि वो काला काजल के समान ना हो जाए। और जब वो काला काजल के समान हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कज्जली बोलते हैं। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं इसमें, फिर हम इसमें जो हमने अदर इंग्रेडिएंट्स थे, जो हमने 3 भस्म ली थी, उसको हम इसमें मिलाते हैं और अच्छी तरह से खल्व यंत्र के माध्यम से खलरल से हम क्या करते हैं, उसको मिक्स करते हैं, मर्दन करते हैं उसका। फिर अब हम पता है कि हम परपटी बनानी है। तो परपटी कैसी होती है, एकदम फ्लैट पतली होती है ना, चपटी होती है। तो अब हमें इसको चपटा कैसे करेंगे, इसको हम कैसे वैसा आकार देंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक लोहे की कढ़ाई लेना होगी और उसको हमने मंद अग्नि प्रदान करेंगे। फिर हमने जो ये बनाया है ना, मर्दन करके जो हमने ये बनाया है, इसको हम क्या करेंगे, घी के साथ में लोहे की कढ़ाई में डाल के मेल्ट कर लेंगे। जब ये मेल्ट हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, उसको एक केले का पत्ता लेंगे या फिर कोई समतल सरफेस लेंगे और उसके ऊपर हम इसको जो मेल्ट किया हुआ है द्रव्य है वो हम डाल देंगे। उसके बाद हम उस पर एक और ऊपर से हम केले का पत्ता रखेंगे। फिर हम कोई ऐसी चीज़ रखेंगे जिससे कि हम दबा सकें। ठीक है। उसके बाद हम दबा देंगे ऐसे करके। और दबाने के बाद क्या करेंगे, जब वो सूख जाएगा, जब वो ठंडा हो जाएगा, तब हम उसका संरक्षण कर लेंगे। किस में करेंगे, कांच के कंटेनर में, ग्लास कंटेनर में। तो ऐसे परपट्टी बन गई यहाँ पर। इसके बाद हम देखते हैं इसके डोज क्या होगी, अनुपान क्या होगा। तो यहाँ अनुपान क्या रहने वाला है, मधु और घी। अब मेनली सारी फॉर्मुलेशंस में जो अनुपान रहता है वो मधु और घी रहता ही है, या फिर दूध रहता है। तो यहाँ पर क्या रहने वाला है, मधु और घी रहने वाला है। तुमको ये याद रखना है कि इसका अनुपान क्या है, मधु है और घी है। डोज इसकी होगी 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम। औषध सेवन काल विल बी अवस्था अनुसार, कि जिसकी अवस्था कैसी है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको बताएंगे कितने टाइम ये परपटी का सेवन करना है। काल मर्यादा है इसके 21 डेज। फिर हम बात करते हैं किन डिसऑर्डर्स में हम परपटी रसायन देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गृहिणी किसी को हो गया हो, गृहिणी रोग हो गया हो, या फिर क्या हो गया हो, अतिसार हो गया हो, अरुचि हो गया हो, यानी कि जो भी उदरगत डिसऑर्डर होंगे, जो भी पेट के डिसऑर्डर्स होंगे, जैसे गृहिणी हो गया, अतिसार हो गया। अतिसार क्या मतलब क्या हुआ, अतिसार मतलब लूज मोशन हो गया, डायरिया हो गया। अरुचि यानी कि एनोरेक्सिया, यानी कि खाने की इच्छा ना होना। ज्वर भी हमें मालूम है कहाँ से उत्पन्न होता है, आमाशय से उत्पन्न होता है, तो ज्वर भी आ गया यहाँ पर, फीवर। फिर हम बात करते हैं अर्श की। इसको हम अर्श में भी देते हैं। तो इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि हम किस किस में देते हैं इस ड्रग को, क्योंकि हमने अगर कोई ड्रग याद रखनी है, हम डॉक्टर बन रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने जो फॉर्मुलेशन याद करी है, जो हमने पढ़ी है फॉर्मुलेशन, उसका यूज़ क्या है। क्योंकि एक्चुअल में तो हमें प्रैक्टिकली अप्लाई करना है ना उसको। तो बस पेशेंट आएगा तो तुम्हें ये देखना है ना कि इसको ये प्रॉब्लम है, तो मैंने कौन सी फॉर्मुलेशन याद करी थी, कौन सी किस कंडीशन में देनी है, उसको तुम अच्छे से उसकी परीक्षा करोगे, फिर तुम दोगे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस फॉर्मुलेशन का क्या उपयोग है, क्या यूज़ है। फिर आता है फार्माकोडायनेमिक्स। तो पहले हम टर्म समझते हैं कि इस टर्म का मीनिंग क्या होता है। इसका मतलब होता है व्हाट ड्रग डज टू योर बॉडी, यानी कि जो ड्रग है वो तुम्हारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट लेकर आ रही है। तो यहाँ पर तुम देखो
कि तुम्हारे यहाँ पर तुमने ये देखा है इसमें फार्माकोडायनामिक्स, एक और टर्म आएगा फार्माकोकाइनेटिक्स, उन दोनों में कन्फ्यूजन होती है कि किसका मीनिंग क्या है। तो मैं तुम्हें ट्रिक बताती हूँ जिससे तुम कभी भूलोगे नहीं। तुम देखने यहाँ पर डायनामिक्स में क्या डी आ रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट ड्रग डज टू योर बॉडी, यानी कि ड्रग क्या कर रही है बॉडी पे। ठीक है, तो ड्रग क्या क्या स्पॉट लेके आ रही है वो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं यहाँ पर हम। सबसे पहले हम देखेंगे अपनी कॉम्पोजिशन, हमारी पहले गंधक थी, पारद थी, ऐसे हम अकॉर्डिंग देखेंगे 1 by 1। तो गंधक की हम देखते हैं। तुमने जब गंधक पढ़ा होगा तो तुमने देखा होगा कि गंधक की प्रॉपर्टीज़ क्या थी। गंधक एंटी माइक्रोबियल होता है, पता ही है तुम्हें। ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है गंधक, और बॉडी को प्यूरिफाई करता है यानी कि डिटॉक्सीफाई करता है। तो इससे क्या होगा, ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को, इन्फेक्शंस को और इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस को मैनेज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है शुद्ध पारद। तो पारद क्या क्या इफेक्ट लेकर आता है बॉडी पे, तो पारद क्या होता है, ये भी एंटी माइक्रोबियल होता है और बॉडी को डिटॉक्सीफाई ही करता है गंधक की तरह। और ये क्या करता है, ये त्रिदोष शामक होता है। फिर हम बात करते हैं लौ भस्म की। तो लौ भस्म नाम समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होगा, आयरन होगा। लौ है तो ऑब्वियसली आयरन होगा। अब आयरन से तुम बताओ कि तुम आयरन मेनली किस में यूज़ करते थे, किस में देते थे। अनीमिया में देते हैं ना हम, क्यों, क्योंकि अनीमिया में आयरन डिफिशियंसी अनीमिया होता है, तो उसमें आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है, उसकी वजह से अनीमिया होता है। तो इसमें जो लौ भस्म है उसमें भी आयरन होता है, तो वो जो आयरन होता है वो अनीमिया में, फिर ब्लड डिसऑर्डर्स में हीमोग्लोबिन के लेवल्स को इम्प्रूव करने में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। नेक्स्ट वन इज़ अभ्रक भस्म। अभ्रक भस्म क्या है, अभ्रक तुम पता है रसायन होता है ना, रसायन रिजुविनेटिंग कैपेसिटी होती है उसकी। तो अभ्रक रसायन होता है, एंटी एजिंग लेकर आता है और एडेप्टोजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी। इसलिए अभ्रक क्या करता है, पूरी ओवरऑल हेल्थ पे काम करता है, वो पूरी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी इफेक्ट लेकर आता है। जैसे श्वास में, कास में इसका यूज़ होता है। बाकी डाइजेशन से मतलब अग्निमान हो गया हो, अजीर्ण हो, ग्रहणी हो, पीछे पढ़ा ना हमने, इसमें क्या था, अजीर्ण हो गया था, सॉरी ग्रहणी हो गया था, ज्वर हो रहा था, आमाशय से उत्पन्न होता है वो भी, अरुचि हो रही थी, तो वो जो ठीक करेगा वो किसके से करेगा ठीक, अभ्रक भस्म, इसका जो कॉम्पोजिशन है उस पर इफेक्ट लेकर आएगा। अब हम बात करते हैं ताम्र भस्म की। तो ताम्र भस्म क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है, ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और ये लिवर की हेल्थ को इम्प्रूव करता है ओवरऑल, क्योंकि इसमें क्या कैपेसिटी होती है, हिपैटो प्रोटेक्टिव होता है, यानी कि ये लिवर को प्रोटेक्ट करता है, लिवर को ये ओवरऑल इम्प्रूव करता है, मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट वन इज़ फार्माकोकाइनेटिक्स। तो मैं तुम्हें इसकी ट्रिक बताती हूँ याद करने की, कि हर किसी में तुम्हारा मेनली फार्माकोकाइनेटिक्स सेम ही होता है, अगर वो टॉपिकल हो तो, और अगर वो तुम्हारा ओरल ले रहे हो, खा रहे हो तो सब में तुम्हें एक ट्रिक याद रखना है इसके, आदमी, ए से डी, एम एंड ई। इससे क्या है, ए से एब्जॉर्प्शन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एम से मेटाबॉलिज्म, ई से एक्सक्रीशन। तो सारी फॉर्मुलेशंस में फार्माकोकाइनेटिक्स सेम ही रहने वाला है, कि इसका एब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन होगा। अब जो तुम जीआई ट्रैक्ट से थ्रू ले रहे हो, जीआईटी से थ्रू ले रहे हो, तुम जो भी तुम मेडिसिन ले रहे हो, ओरल ही ले रहे हो, उसका किसके थ्रू होगा, जीआई के थ्रू होगा। और जो तुम टॉपिकल यूज़ कर रहे हो, लेप लगा रहे हो, ऊपर से लगा रहे हो, एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हो, उसका एब्जॉर्प्शन स्किन के थ्रू होगा। तो बस वही डिफरेंस रहने वाला है, उसमें हमें ये याद रखना है कि एब्जॉर्प्शन हम हो रहा है तो किसके थ्रू हो रहा है, यानी कि अगर तुम पता है तुमने ओरल लिया है तो उसका जीआई ट्रैक्ट के थ्रू होगा, पर उसको एनहांस कौन करेगा, हम यहाँ पर ये अप्लाई कर देंगे कि इसमें जो पारद था, गंधक था, वो उसमें एनहांस कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन फिर ऑब्वियसली जीआई ट्रैक्ट के थ्रू ही होगा। मेटाबॉलिज्म उसका कहाँ होगा, लिवर में होगा, क्योंकि सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहाँ होती है, लिवर में ही होती है। और एक्सक्रीशन इसका जब हम ओरल ले रहे हैं तो या तो यूरिन से होगा या फीसिस से होगा, तो इसमें फीको ओरल रूट हो गया। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसकी जो ट्रिक है ना एटीएम में, ये सारी फार्माकोकाइनेटिक्स में सेम ही होगी। और यहाँ पर कैसे याद रखना है तुम्हें कि इसमें यहाँ पर डी नहीं है ना फार्माकोकाइनेटिक्स में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाट बॉडी डज टू योर ड्रग। पीछे वाले का हमने यहाँ पढ़ा था कि यहाँ पर क्या था, कि व्हाट ड्रग डज टू योर बॉडी, ना डी था यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। तो बॉडी क्या कर रही है, उसका एब्जॉर्ब कर रही है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, उसका मेटाबॉलिज्म कर रही है, उसका एक्सक्रीट कर रही है। ठीक है, तो ऐसे ही और सारी फॉर्मुलेशंस याद रखने के लिए, ट्रिक के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें।
और भी तुमको अगर कोई और सा फॉर्मूलेशन पहले चाहिए तो तुम मुझको कमेंट कर सकते हो उसके नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी अगर तुम्हें इसमें लग रहा है कि हाँ ये इम्प्रूवमेंट आना चाहिए तो यू कैन कमेंट मी। बाय बाय, थैंक यू।